हाँ भाई, तो आज नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे कि हमारा राष्ट्रपति संसद को लेकर के क्या करता है। संसदीय शक्तियां हम लोग बात करेंगे। संसदीय शक्तियों की बात किया जाए तो इसको पार्लियामेंट्री पावर और इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं संसद को। और क्या बोला जाता है भाई इसको? संसद को व्यवस्थापिका के अलावा और क्या बोलते हैं? विधायिका। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो गए आजकल मेरे जवान, बहुत बढ़िया। और अब हम जब बात करते हैं संसद की तो आपको पता है कि आर्टिकल 79 से लेकर के और 1, 2, 3 तक जो है वो हमारी पार्लियामेंट है। तो इसमें हमारे लगभग ये बड़े आर्टिकल कवर होंगे जो इधर दे रखे हैं वो, और बाकी और कोई आर्टिकल के अलावा बात होगी तो वो भी क्लियर होंगे। तो सुनो, देखो क्या क्या पावर है संसदीय शक्तियों को लेकर के। तो सबसे पहले आर्टिकल 79 से हम शुरू करते हैं। तो 79 में देखो क्या लिखा गया है। 79 से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो, कि जहां से जिस आर्टिकल से कोई चीज शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले उसको बनाया जाता है कि वो होगी। जैसे आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति शुरू होता था तो विल बी ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा। 63 से उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति होगा, है ना। ऐसे यदि यहां से हमारी पार्लियामेंट शुरू हो रही है तो इसमें बोला गया कि हमारी एक संसद होगी, ऐसा इसमें बोला गया है। और इसी में बोला गया कि संसद होगी जिसके 3 पार्ट होंगे। एक का नाम लोकसभा होगा और दूसरे का नाम राज्यसभा होगा और तीसरे का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। मतलब 79 के अंदर ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कानून बनाने वाले पार्ट संसद का अंग होना अपने आप में एक पावर है कि नहीं है? इसलिए यहां पावर दिखा रहा है 79 में। मतलब 79 ये कहता है कि लोकसभा संसद का पार्ट है, 79 राज्यसभा के लिए बोलता है और 79 ही राष्ट्रपति के। तीनों इसके पार्ट है, वो इसमें लिखा गया है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है अपना एक 80, जिसमें लोकसभा दी हुई है, उसको लेकर के राष्ट्रपति के पास में ये 80 को लेकर के राज्यसभा जो हमारी दी हुई है उसको लेकर के भी राष्ट्रपति के पास पावर है। इस 80 के अंदर मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब राज्यसभा का वर्णन किया गया है तो राज्यसभा में राष्ट्रपति की पावर है, और वो जो पावर होगी वो क्या होगी? अब आदमी है वो अपना अपना काम करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब अपने अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां मुझे लगता है कहां होंगी? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां यहां नजर आएंगी कि जब 245 में से 12 आदमी जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ये बात हमने पहले की थी कि नहीं की थी बताओ? जानते हो, मनोनीत होते हैं। और यदि ये 12 आदमी इसमें मनोनीत होते हैं तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 के अनुसार ये मनोनीत होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और अब बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास, जो भी तुम पढ़ोगे बहुत सारी चीजें तुम्हें पहले से आती हैं, है ना। अब चीजें फास्ट चलेंगी तो आपको खुद को लग रहा है कि देखो वही चीजें आ रही जो आपने कभी ना कभी, मैंने तुम पर बहुत एक एक दिन ऐसे रगड़ रगड़ करके मेहनत की थी, है ना, कि ये भी करो। बहुत धीरे धीरे चलते थे, एक एक वर्ड चलता था अपना, तो वो सारे इसीलिए चलते थे ताकि अब चीजें एकदम स्मूथ चल सकें। इसलिए अब 12 आदमी जो बनाए जाते हैं वो वास्तव में कला, विज्ञान, है ना, और साहित्य और इस अपने जो सामाजिक क्षेत्र है, समाज सेवा का जो क्षेत्र है, उसके अंदर ये जो है 12 आदमी बनाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना, कला के क्षेत्र में कोई आदमी फेमस हो, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में फेमस हो, या फिर वो साहित्य के क्षेत्र में फेमस हो, और या फिर वो समाज सेवा के क्षेत्र में जो है वो फेमस हो, समाज सेवा। ऐसे क्षेत्र में यदि कोई आदमी फेमस होगा तो उसे 12 आदमियों के तौर पर राष्ट्रपति बना सकता है। क्लियर? 6 साल का जो सीन है, 6 साल का जो कार्यकाल है वो उनका होगा। अब यहां पर आती है अगले आर्टिकल में हमारी कौन सी सभा? लोकसभा। और लोकसभा में 2 आदमी एंग्लो इंडियन बनाता था कि नहीं था? हमने बात की थी ना। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ 80 अनुच्छेद के अंदर ये बात लिखना संविधान निर्माता भूल गए थे, या फिर वो सोचो कि एंग्लो इंडियन के बारे में विचार ही नहीं किया था जब 81 अनुच्छेद बनाया गया तब। तो वो एंग्लो इंडियन यहां नहीं लिखे हुए थे। अब जहां पर भी लिखे हुए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बड़ा प्रश्न है कि हाल ही में एंग्लो इंडियन जो है वो कौन से आर्टिकल से हटाए गए हैं। तो वो याद रखना, इसमें तो नहीं थे। उनको बाद में संविधान निर्माताओं को याद आया जब उन्होंने एक अनुच्छेद लिखा, और उस अनुच्छेद का नंबर था 331। 331 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसके अंदर हमारे यहां 2 आंग्ल इंडियन भारतीय जो है, वो आंग्ल भारतीय जो है उनके बारे में वर्णन किया गया था कि संसद के लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात इधर लिखी हुई थी।
जैसा कि हम इसके बारे में पूरा जिक्र कर चुके हैं कि एंग्लो इंडियन का कोई काम नहीं रहा और सरकार को लगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अभी जो है वो एक संविधान संशोधन किया गया। कौन से नंबर का? 104 नंबर का। 104वां संविधान संशोधन करके अभी अभी इनको रिमूव कर दिया गया है। आगे से ये एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। तो ये भी राष्ट्रपति की पावर थी जो बहुत तगड़ी थी, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि अभी ये पावर चर्चा में रही इसलिए ज्यादा याद रखना है। क्लियर? तो ये एंग्लो इंडियन वाली 81 के अंदर है क्या? नहीं है। कौन से में है? 331 में है। क्लियर? अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो 82 83 के अंदर इतना ज्यादा राष्ट्रपति को लेकर के नहीं है, 84 में इसमें। फिर उसके बारे में आगे जो है वो 2 आर्टिकल है जो आपको याद रखने, एक 85 और एक जो है वो 85 पहले याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 86 की बात करेंगे। अब 85 में क्या लिखा गया वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो कुछ शब्द लिखे गए उन शब्दों के बारे में आपको बताता हूं। देखो, एक तो शब्द लिखा गया इसके अंदर सत्र के बारे में। सत्र यदि तुमने सुना हो, सेशन, ठीक है, मीटिंग बुलाना, संसद की मीटिंग बुलाना, सेशन बुलाना कहलाता है, सत्र बुलाना कहलाता है। ये शब्द सुना है तुमने। एक शब्द सुना है सत्रावसान, ये शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। और एक शब्द जो है वो लिखा हुआ है विघटन, विघटन, डिजोल्व, डिजोल्यूशन। और एक शब्द जो है वो लिखा हुआ है गठन, इसको बनाना, बिल्ड करना, है ना। और इसके बारे में यदि ये शब्द लिखे हुए हैं तो इन चारों शब्दों का तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए, है ना। ये होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है, जब जाके आप आगे की चीजें समझ पाओगे कि राष्ट्रपति काम क्या करता है। वास्तव में ये शब्द बहुत बार हमारे सामने आते हैं, और मैं यदि इन शब्दों को बता रहा हूँ तो जो भी मैंने तुम्हें बेसिक बताया है, तो अपने पीछे वाली जो बेसिक क्लासें थी उन क्लासों का नॉलेज यदि आपको है तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से ज्यादा समझ पाओगे। सुनो, देखो, हमारी संसद है और संसद की मीटिंग बुलाई जाती है। संसद की जो मीटिंग बुलाई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 24 घंटे उसकी मीटिंग बुलाते रहते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसकी नेक्स्ट मीटिंग बुलानी जरूरी है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारी पार्लियामेंट के 2 बैठक का मतलब सत्र बोले तो सेशन, 2 मीटिंग 1 साल के अंदर कंपलसरी है, बुलाना ही चाहिए। संविधान ये कहता है कि कम से कम 2 तो बुलाओगे आप, लेकिन आज हम 3 बुला रहे हैं। आज 3 बुलाई जा रही है, 6 आदमी हैं हम लोग, तो संविधान 2 के लिए कहता है, हम 3 बुलाते हैं। 3 कौन कौन सी? एक तो हम साल के शुरुआत में बुलाते हैं जिसे हम बजट सत्र बोलते हैं, बजट सेशन, समझ रहे हो, सर्दियों के अंदर बुलाया जाता है, साल का पहला सत्र ही होता है। फिर उसके बाद एक जो सत्र बुलाया जाता है वो ग्रीष्मकालीन सत्र बुलाया जाता है, ठीक है, समर सेशन। और फिर एक जो है वो हमारा यहाँ पर मानसून सत्र बुलाया जाता है, मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र जो है वो हम लोग, एक बजट वाला जो सेशन है वो सर्दियों का, फरवरी जनवरी का महीना जो है। तो ऐसे करते हुए हम लोग 3 तरह के सत्र जो है वो आज बुला रहे हैं वर्तमान के, लेकिन संविधान कहता है कि 2 कम से कम बुलाना ही चाहिए। जो सत्र चलता रहता है, जो मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट की, तो ये मीटिंग 3 तरह से खत्म होती है, ध्यान रखना। एक कोई भी मीटिंग जो चल रही है वो 3 तरह से। 3 तरह से कैसे? जैसे मान लो अभी मीटिंग चल रही है और आज का काम जो होना था वो हो गया सारा, भाई आज जितने भी काम थे, 1 घंटे 2 घंटे काम हो गया, आज का हो गया, अगली बैठक कल करेंगे या परसों करेंगे। तो ऐसे यदि मीटिंग खत्म की जाती है तो ऐसी मीटिंग को खत्म करना स्थगन कहलाता है, स्थगन कर देना। और ये काम जो करता है वो राष्ट्रपति नहीं करता, बाकी के सारे काम राष्ट्रपति करता है। अब ये राष्ट्रपति क्यों नहीं करता? क्योंकि उस समय राष्ट्रपति सामने मौजूद नहीं होता है जब ये सारा काम हो रहा होता है उस समय। तो जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो फिर वहां पर सामने उनके बैठा रहता है कंट्रोल करने वाला आदमी, और वो कंट्रोल करने वाला जो आदमी होता है उसे हम चेयरपर्सन बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। और पीठासीन अधिकारी की यदि बात करें तो कौन होते हैं ये, तो मुझे लगता है कि आप लोग जानते हो। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और एक उपाध्यक्ष भी होता है, वो नहीं हो तो। और उसी पीठासीन अधिकारी को हम राज्यसभा में क्या बोलते हैं? सभापति, राज्यसभा सभापति। और वो ऑल टाइम कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ये होती है किसी भी टीचर की पावर कि जब वो पढ़ा रहा है और उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को यदि कोई चीज आ रही है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में यार मेरा दिया हुआ इनको कम से कम याद है, ये लोग बच्चे मेहनत करते हैं ये चीजें। इसलिए मास्टर ज्यादातर क्या करते हैं, तुमसे वही बातें पूछते हैं जो तुम्हें आ रही हो, है ना, और एकदम इजी बातें वो खुद को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ यार अच्छे बच्चे हैं, है ना, ये इतना ही। तो तुम लोग ज्यादा भी मोटिवेट मत हो जाना कि हमें सब कुछ आ रहा है, ऐसे पढ़ाई बंद है, क्योंकि हम सब सीख लिए, है ना। तो तुम्हें जो नहीं आती उनके ऊपर तुम लोग विचार किया करो कि हाँ यार ये तो हमें आती है, कम से कम ये और सीखे, इतना तो है, इतना और कर ले, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मुझे लगता है कि अब तो परीक्षा पास में हो तो बाल्टी डालना शुरू कर दो, बूंदों से क्या होगा, है, बूंदों से घड़ा नहीं भरेगा कभी। तो बाल्टियां ले लेकर के लग जाओ, भाई साहब घड़ा भर दो, धड़ धड़ धड़, ठीक है। हाँ, और जब बाल्टी लेके लगते हैं तो एक भी चीज याद रखना, वो उजड़ उजड़ के भी ज्यादा जाती है, ओवरफ्लो भी ज्यादा हो जाता है ना, तो उस ओवरफ्लो का भी ध्यान रखना, है ना, वो ना हो। अब देखो यहाँ पर ये स्थगन का काम हर बार पीठासीन अधिकारी करता है, बाकी सारा काम राष्ट्रपति करेगा। तो संसद, मैंने बताया कि मीटिंग दो तरह से खत्म होती है, एक समझ में आ गया, स्थगन के माध्यम से जब काम खत्म हो जाता है। तो दूसरी मीटिंग खत्म होती है, जैसे मान लो सत्र चल रहा है सेशन, और एक सेशन का काम हो गया पूरा, 30-40 दिन जो काम होना था वो हो गया। जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा है, 30-40 दिन जो चला और पूरे सत्र का काम खत्म हो गया, अब अगली बात हम लोग अगले सेशन में ही करेंगे। तो सेशन खत्म करना, तो सेशन खत्म हो गया तो पार्लियामेंट की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं हुई। जो सेशन खत्म किया जाता है वही सत्रावसान कहलाता है, प्रोरोगेशन कहलाता है। सत्र की समाप्ति करना जो राष्ट्रपति करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85, ये सारे काम राष्ट्रपति करता है 85 के अनुसार। तो प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान का मतलब समझ गए, सत्रावसान याद रखना, सत्र में अवकाश आ जाना, सत्र के बीच में गैप आ जाना, सत्र को खत्म कर देना, सत्रावसान कहलाता है, एंड ऑफ सेशन, समझ गए। ये एक तरह से खत्म। अब तीसरी तरह से खत्म करना हमने देख लिया, स्थगन के माध्यम से खत्म हो सकती है, सत्रावसान के माध्यम से। तीसरा, मान लो पार्लियामेंट चल रही है, मीटिंग चल रही है, लोकसभा की मीटिंग चल रही है, और मीटिंग चलते चलते अचानक से ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया। और यदि प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया तो पद पे रहेगा क्या? और यदि वो पद पे नहीं है तो लोकसभा का विघटन नहीं होगा क्या? और लोकसभा का विघटन यदि हो गया तो संसद का विघटन नहीं हो जाएगा और मीटिंग खत्म नहीं हो जाएगी? बताओ, संसद की मीटिंग खत्म होगी कि नहीं होगी, है ना। और यदि ऐसा होगा, इसको बंद कर दे, है ना, यदि ऐसा होगा तो ऐसा यदि होता है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि ऐसे जब मीटिंग खत्म होती है तो उसी को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। इस तरह से जो मीटिंग खत्म की जाती है, समझ रहे हो इस चीज को, क्योंकि पार्लियामेंट कंप्लीट होती है जब पीएम बनता है और डिसमिस हो जाती है जब पीएम, अब राष्ट्रपति ही हटाता है किसको? प्रधानमंत्री को। क्योंकि यदि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो फिर लास्ट में किसके साइन होंगे? राष्ट्रपति का। और यदि प्रधानमंत्री को कोई हटा सकता है तो वो भी कौन है? मतलब मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं तुम्हें, मैं, हमारा देश का राष्ट्रपति लोकसभा में चाहे विश्वास प्रस्ताव आए चाहे नहीं आए, हमारा राष्ट्रपति जब चाहे जब मोदी को उठा सकता है। आज वर्तमान के अंदर द्रौपदी मुर्मू मोदी को कभी भी उठा सकती है, सोचो। तो फिर वो तो राष्ट्रपति से ज्यादा मतलब मोदी से ज्यादा पावरफुल हो गई कि नहीं हो गई? और हम जाकर के बोल देंगे तो हटा दे भाई, हटा दे, तो हटा देगी कि नहीं हटाएगी? क्यों? बहुमत नहीं है, बहुमत का तो देखना ही नहीं है, बहुमत है कि नहीं, लोकसभा में तो जाना ही नहीं है, लोकसभा में तो जाना ही नहीं है, बहुमत वाला खेल तो करना ही नहीं है, लोकसभा का खेल तो नहीं करना है, मतलब कभी भी उठा सकती है, सोचो ऐसा हो सकता है। तो यदि ऐसा हो सकता है तो फिर तुम्हें देखो कुछ चीजें ऐसी है कि यदि ऐसा होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा होता है तो फिर क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या हो सकता है कि वास्तव में, ये चीजें सोचना है तुम्हें। आप देखो 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय में जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे और वो कांग्रेस पार्टी के थे, वो तो कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री बीजेपी के थे, वो तो हटा देते कम से कम, चलो ये तो मान लो उनकी पार्टी की है तो वो हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाए भाई? उनके पास तो पावर है, पक्का है, मैंने बता दिया तुम्हें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकता है, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकता है। ये मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है वो ये पद पर रहते हैं। इसके प्रसाद पर्यंत मतलब ये जब तक प्रसाद देता रहेगा तब तक ये पद पे रहेंगे, ये जिस दिन प्रसाद देना बंद कर दिया, ले भाई उसी दिन हट जाएंगे। तो फिर हटाता क्यों नहीं है? तो इसके लिए एक बड़ी बात है जो तुम्हारे दिमाग में छुपी हुई है मेरे करण अर्जुनो, वो देखना भी बाहर निकल के आएगी और तुम बोलो सर ये तो बता था मैं। सुनो,
मैंने तुम्हें एक बात बताई कि नहीं बताई कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किससे पूछ के करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रियों से। एक ही शक्ति थी जो बिना पूछे करता था और वो था प्रधानमंत्री को बनाने का काम। अब यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता, उसकी पावर है, तो वो पावर किससे पूछ के प्रयोग करेगा? मतलब वो उसी से पूछेगा, बोल भाई कजोड़ हटा दोगे तेरे को, तो वो क्यों बोलेगा कि मेरे को हटा दे? समझ रहे हो? इसलिए नहीं हटाता। बोलो ठीक नहीं दिमाग में चीजें, है ना, कॉमन सेंस। तो इस तरह से दिमाग लगाते रहो तो काम होता रहेगा अपने आप ही, नो टेंशन। और इसीलिए ऐसा होता नहीं। इसका मतलब इंदिरा गांधी के बारे में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, 1970 के अंदर वो खुद ही हट गई, है ना, खुद ने हटाने का। तो उस समय भी तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए। मैं सोच रहा था कोई थोड़ा दिमाग लगाए तो, लेकिन नहीं लगाए। मैं सोचा इतना दिमाग इधर क्यों लगाएंगे, और घनी चीजें दिमाग लगाने के लिए, ऐसी फालतू बातों में नहीं लगाना। तो हमने देखा नहीं कि इंदिरा गांधी ने हट गई। इसका मतलब वो खुद जाकर के बोली होगी राष्ट्रपति वीवी गिरी को कि महाराज लो मेरे को हटा दो। अब वो बोल रही तो हटाना ही पड़ेगा भाई। तो वो हटाता भी है तो इसी से पूछ के हटाता है, भाई बोल तेरे को हटा दूं क्या? वो बोले नहीं हटाऊं तो फिर नहीं हटाएगा। क्लियर एकदम? हाँ, मर्जी से हटते हैं इसका मतलब। तो ये विघटन समझ में आ गया क्या होता है। और संसद की तीनों तरह की मीटिंग समाप्ति समझ में आ गई। एक तो स्थगन के माध्यम से, जो कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। इसमें सारे आगे, अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष सब आगे। और एक जो है वो सत्रावसान के माध्यम से, जो कौन करता है? और एक जो है वो विघटन के माध्यम से, जो कौन करता है? राष्ट्रपति। विघटन भी राष्ट्रपति ही करता है। समझ में आ गया? अब आता है गठन। गठन का मतलब होता है बनाना। अब मुझे लगता है संसद का गठन राष्ट्रपति करता है। भाई साहब, संसद का गठन राष्ट्रपति कैसे करता है यार? संसद का गठन तो इनसे मिलके बना होता है, इनसे मिलके बना होता है, राष्ट्रपति खुद से मिलके बना होता है। इनको पब्लिक बनाती है, इनको इनडायरेक्ट पब्लिक बनाती है, फिर राष्ट्रपति गठन कैसे करता है? लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को बनाता है, इनको तो पब्लिक बनाती है, लेकिन जब तक पीएम नहीं बनता तब तक इनका कोई महत्व ही नहीं है। ये बैठेंगे कहां, कानून कहां बनाएंगे जब तक इनका कोई लीडर नहीं होगा। और वो जो है वो लीडर पीएम है, और पीएम बनाता है जब जाके कंप्लीट होती है। जब ये कंप्लीट होती है तब संसद कंप्लीट होती है। संसद का गठन कब होता है? जब कौन बनता है? और पीएम को कौन बनाता है? बोलो, संसद का गठन राष्ट्रपति करता है कि नहीं करता है? बैठ गया दिमाग में। ये सारा काम 85 के अनुसार राष्ट्रपति करता है, सारे के सारे। क्लियर? उसके बाद दो आर्टिकल और जो काम के हैं, जो आपको याद रखने हैं। ये आर्टिकल कौन कौन से? एक तो 86 वाला और एक 87 वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा काम के। इनको थोड़ा सा देख लेना। यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया है। अभिभाषण जानते हो? स्पीक एड्रेस, राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब भी संसद की मीटिंग हो तो संसद की मीटिंग के अंदर राष्ट्रपति जब चाहे जब जाकर के स्पीच दे सकता है, आर्टिकल 86 के अनुसार, कि भाई उसका एक भाषण होता है। तुमने कई बार देखा हो, राष्ट्रपति बैठा बैठा बोलता रहता है, और वो बोलता रहता है तो सरकार की उपलब्धियां गिनवाता रहता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति यदि भाषण दे रहा है, उसकी पावर है इसलिए दे रहा है, और वो भाषण दे रहा है तो इसका मतलब वो पीएम के कहे अनुसार भाषण देगा। इसका मतलब उसके स्पीच के अंदर जो भी लिखा होगा, ये सारा जो भी लैंग्वेज होगी वो किसने लिखी होगी? पीएम या उसके मंत्री ने, उसकी योजनाओं का गुणगान करके जाएगा। तो वो जब चाहे जब भाषण दे सकता है। और एक जो है वो 87 कहता है कि हमारे यहां जब कभी भी नई लोकसभा का गठन हो, जब भी लोकसभा का चुनाव हो, तो उस लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले राष्ट्रपति का भाषण होगा, और उसके बाद वो मीटिंग चालू होगी। उसके बाद उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा, उनको शपथ दिलाई जाएगी, ये सब काम होगा। तो एक के अंदर तो आ गया भाई कभी भी दे सकता है, एक के अंदर आ गया कि नई लोकसभा का गठन होता है, उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति क्या होता है? अभिभाषण। आप मेन चीज ये याद रखो, आर्टिकल वगैरह भी यदि याद ना हो तो अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहां होता है, तो कहां बताओगे? संसद में होता है। ठीक है, स्पीक एड्रेस, वहां बैठ करके वो भाषण देता है। क्लियर? अब उसके बाद एक और आर्टिकल है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, और वो आर्टिकल आप बहुत ज्यादा जानते हो। खैर थोड़ा सा, एक 88 भी थोड़ा सा काम का है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को लेकर कोई पावर नहीं है। ये 88 कहता है, जो मैंने कल तुम्हें बात बताई थी कि जो मंत्री लोग हैं, और जो प्रधानमंत्री है, और जो अटॉर्नी जनरल है, एजी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये तीनों संसद की मीटिंग के किसी भी हाउस की में जाकर के बैठ सकते हैं, यानी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये किसी भी सदन में, यदि उस सदन के सदस्य नहीं है तो भी, ये 88 के अनुसार उनको ये पावर दी हुई है। शायद अपन ने इसके बारे में कल बहुत ज्यादा चर्चा की थी कि कौन आदमी है जो संसद की मीटिंग में जाके भाग ले सकता है, देख लिया था अपन ने।
और उसके बाद एक आर्टिकल आता है जो है 108, जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। 108 इमरजेंसी जैसा नंबर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और 108 यदि इमरजेंसी नंबर दिख रहा है तो कई बार क्या होता है, इमरजेंसी हो जाती है जब कोई बिल पास नहीं हो, जब कोई साधारण विधेयक पास ना हो, लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा फेल कर दे, फिर लोकसभा पास करे, फिर राज्यसभा फेल कर दे, और प्रधानमंत्री को लगे कि नहीं पास तो करवाना ही है। तो एक रास्ता बताया था मैंने पास करवाने का, क्या रास्ता था बताओ? संयुक्त अधिवेशन। संसद की कौन सी अधिवेशन बुलाई जा सकती है? संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं है? और वो संयुक्त बैठक जो हमने वहां इतनी विस्तार से चर्चा की है संसद के कार्यों में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो संयुक्त बैठक हमारा राष्ट्रपति बुलाता है। ये पावर, मीटिंग बुलाने की पावर राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति के पास में है तो इसका मतलब साथ साथ ये भी समझते रहना कि इनडायरेक्टली किसके पास में है वो, है ना। और वो बात यहां लिखी है 108 के अंदर लिखी है, याद रखना, इमरजेंसी वाला, कि 108 मतलब बुला लियो संसद की संयुक्त बैठक, घट देशन बुला लेते हैं। और अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार। जो 3 बार बुलाई गई है उसमें पहली बार 1961 दहेज कानून था कि नहीं था? दूसरी बार कब बुलाई गई बुलाओ? 78। कौन सा कानून था? बैंकिंग को लेकर कानून, सबको याद नहीं था, अब रिवीजन हो रहा है। और तीसरी बार जो बुलाया गया वो कौन सा था? कोटा कानून था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो ऐसा करते हुए ये बुलाई गई थी। ये कानून अभी अपने पास नहीं है, दोनों कानून हैं, समझ रहे हो। और ये जो काम बने वहां उस समय बात की थी वो इधर बात है। आप बताइए मुझे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। अरे वो ज्यादा बकरियां चराने की आदत नहीं थी क्या उसको? तो हमने पढ़ी लिखी बकरियां भी उधर भेज दी थी, है। तो भाई साहब मैं बकरियों का यूज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, घोड़े का यूज करते हैं, कई बार बकरों का यूज करते हैं, कर ही देते हैं, हमारे खुद ही कर रहे हैं, नेता लोग ही कर रहे हैं। वही बोलते हैं कई बार कि हाँ इतने का घोड़ा खरीद लिया इसने, वो एमएलए की खरीद फरोख्त होती है ना, तब उस समय से बोलते हैं भाई हाँ इन घोड़ों पर दाव लगाओ और ये करो और वो करो। खैर कोई बात नहीं, ऐसा है तो आपको अपन को तो याद करना है, बाबू आना चाहिए, चाहे वो छान फाड़ रहा हो और चाहे टाटिया फाड़ रहा हो, आपने तो दिमाग में बैठना चाहिए भाई साहब, याद होना चाहिए चाहे कैसे ही हो। अब सुनो, देखो ये बात यहां लिखी हुई थी। उसके बाद 2 आर्टिकल हैं जिसके बारे में हम लोग पूरे जिक्र कर चुके हैं, 109 और 110। और इन आर्टिकलों में जिसके बारे में लिखा गया है वो विधेयक कौन सा है? धन विधेयक का वर्णन इन आर्टिकलों में किया गया है। और मनी बिल जो है, इस मनी बिल के बारे में अपन ने खूब सारी चर्चा की है कि ये मनी बिल हमारे यहाँ लोकसभा में पहले लाया जा सकता है कि नहीं, संचित निधि से धन निकालने के लिए। और जब मनी बिल लोकसभा में लाएंगे तो सबसे पहले किसके साइन होंगे? ये भी राष्ट्रपति की पावर है कि कोई भी धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही, लेकिन इसको अपन वित्तीय शक्तियों में लिखेंगे इस चीज को कि भाई धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कहा जाता है? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अनाउंसमेंट कौन करता है? बताओ कौन बताता है सबसे पहले कि कोई बिल मनी बिल है? लोकसभा अध्यक्ष है, सबसे पहले उसकी टेबल पे जाता है कि नहीं। अब थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया ना, तुम इनसे मिल लेते तो भाई साहब ताजा रहता है एकदम, है ना। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं मिला दिया तो अब तो ताजा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे पास हर बार ही थोड़ा रहूंगा मिलाने के लिए, तो तुम्हें क्या करना है पता चली गया, तुम्हें मिलते रहना है, मिलते रहना है। जीके कहता है मेरे से मिलते रहोगे तुम्हारा रहूंगा, मेरे से जिस दिन नहीं मिलोगे पता नहीं और किसी का हो जाऊंगा। ये तो जीके का के तो दुनिया का ही रीत है ना, कि तुमने किसी से दोस्ती की बड़ी मेहनत से, और दोस्ती करने के बाद 3-4 महीने तक मिले ही नहीं, तब तक तो 3-4 दोस्त और बना लिए उसने। फिर उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी थे, आ जाओ भाई, वेलकम आपका भी। और नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, भीड़ कम है हमारे भी, है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो इसलिए इससे भी मिलते रहना तुम लोग। अब देखो आगे एक और आर्टिकल है जो काफी महत्वपूर्ण है, ये याद रखो आप, 111 111 देख करके आपको लग रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। हिंदू धर्म के अंदर इस नंबर का बहुत महत्व है। जब कभी भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो उस मेहमान की विदाई जब हम करते हैं तो जंवारी के लिए 111, आजकल तो राउंड फिगर में चलने लगे, 10 का 50 का 100 का पकड़ाते हैं, है ना। लेकिन भाई साहब पहले 111 का बहुत महत्व था, है ना। 111, 121, 151 ऐसे दिया करते थे। तो उस जंवारी से याद रखना इसको, इस आर्टिकल को, क्योंकि वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया।
इसके बारे में याद रखना जुआरी से कि विदाई से, कि हम जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको विदाई देते हैं 111 करके, उसी से आप याद रखना कि जब कभी भी कोई विधेयक, विधेयक बोले तो बिल, समझ गए ना विधेयक क्या होता है, संसद में कानून लाते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहलाता है, विधेयक, और जब वो पास हो जाता है उसके बाद वो अधिनियम बनता है। तो कोई भी विधेयक मेहमान मान के चलो आप, है ना, ये मेहमान पहले लोकसभा से विदाई लेगा, फिर राज्यसभा से विदाई लेगा, पहले यदि राज्यसभा थे तो बाद में कौन से ले ले, लोकसभा से, लेकिन अंतिम विदाई कौन देता है। और वो जो विधेयक है वो एक्ट, अधिनियम कब बनता है, जब कौन साइन कर देता है, इसका मतलब राष्ट्रपति की तगड़ी पावर है यार, कि वो जब साइन करता है तब जाके कोई विधेयक अधिनियम बनता है, बहुत तगड़ी पावर है। और वो किसी विधेयक मेहमान को विदाई देता है, तो ध्यान से सुनना जवानों, ये जो विधेयक को अनुमति देने वाली बात है वो इसमें लिखी हुई है 111 के अंदर। 111 अनुच्छेद ये याद कहता है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी वो एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, समझ गए। तो जवारी से याद रह जाएगा कि नहीं 111 से। और इसको विदाई हो जाती है कि नहीं हो जाती, उस समय हो जाएगा आराम से। तो ऐसा करते हुए ये वाला मामला भी आप एकदम क्लीन तरीके से इसको भी क्लियर कर देना। उसके बाद एक और बड़ी बात है जो इसके अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर लिखी हुई है, और अपने यहां पर वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो इसमें एक और बात लिखी हुई है, इसमें राष्ट्रपति का जेबी वीटो भी लिखा हुआ है। तुमने कभी नाम सुना हो जेबी वीटो का, यह राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताता है। अब ये वीटो पावर क्या है वो सुनना थोड़ा सा काम का है, यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं चलती, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। वीटो का मतलब होता है ना कह देना, निषेधाधिकार। और इस वीटो पावर का तुमने खूब जिक्र सुन रखा होगा, लेकिन आमतौर पर हम जो वीटो पावर का जिक्र सुनते हैं वो एक अलग वीटो पावर है, वो ज्यादा हाईलाइट वो रहती है जो हमारे यहाँ एक संगठन है पूरे वर्ल्ड लेवल पर जिसे हम यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, इसको लेकर के भी वीटो पावर का एक जिक्र आता है, लेकिन वो वीटो पावर राष्ट्रपति वाला अपने वाला वो नहीं है, ये अलग है। इस वीटो का तुमने नाम सुना होगा कि यूएनओ एक ऐसा संगठन है जिसमें वर्तमान में 193 देश है, दुनिया की पार्लियामेंट है ये, है ना। और जब भी देश लड़ते हैं आपस में तो यहां बैठ करके उस मामले का हल कर लेते हैं। दुनिया के देश एक दूसरे का सिर काटने की बजाय सिर खा करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं यहां पर, है ना। लेकिन फिर भी कई समस्या ऐसी जिनका हल फिर भी सिर काटने से निकल रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन आज में बढ़िया देवाली चल रही है, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसी लड़ाइयों को खत्म करने का काम था इनका, ये नहीं कर रहा पा रहा भी तो कोई बात नहीं। तो अब यदि ऐसा होता है तो इसके 6 अंग है ना, इसमें अलग अलग 6 अंग है इसके। सामाजिक आर्थिक परिषद है, महासभा इसका अंग है, ठीक है। महासभा के साथ साथ जो सुरक्षा परिषद है वो इसका अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो इसका अंग है। लेकिन इसमें एक परिषद है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसका एक पार्ट है, अंग है। जिस सुरक्षा परिषद में 15 आदमी है, इनमें से 15 आदमी इसके पार्ट है, ये इसका पार्ट है। और इसमें जो 15 आदमी है उनका वर्णन इस प्रकार है, 5 तो परमानेंट होते हैं, 10 जो है वो अस्थायी होते हैं, 2-2 साल के लिए आते हैं। ये जो 5 परमानेंट लोग हैं, इन 5 परमानेंट लोगों के बारे में आपको याद रखना है कि ये कौन कौन आदमी है जो 5 है। उसमें आपको ऐसे याद रखना, ABCRF ऐसे याद रखना है इसको, ABCRF। इससे तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अमेरिका। और इससे क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, चीन। और इससे क्या हो जाएगा, रूस। और इससे क्या हो जाएगा, फ्रांस। ऐसे करते हुए हमारी सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनका नाम याद रखना, क्लियर। और ये जो है इनका कार्यकाल 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए आते हैं। हमारे सौभाग्य की बात है, एक बड़ी बात बता रहा हूं तुम्हें, हमारे सौभाग्य की बात है कि भारत वर्तमान में सिक्योरिटी काउंसिल का ये 10 में से एक आदमी भी है। अभी अपन है 2021 में बने थे, 23 तक रहेंगे, मतलब अब हट जाएंगे, कब क्या हटते हैं तब तक। 2 साल का कार्यकाल पूरा किया अपन ने, तो ये बड़ी बात है आपके लिए, ये याद रखना। अब वीटो पावर जो मैं आपको बता रहा हूं वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसका थोड़ा सा जिक्र आया है। कभी भी मान लो वीटो पावर की हम बात करते हैं तो वीटो पावर इन 5 देशों के पास में भी है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, ना कह देना। जैसे मान लो कोई भी बिल आया कि भाई साहब रूस यूक्रेन को पीट रहा है, तो यहां सारे दुनिया की यूएनओ की सेना मिलकर के और रूस के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो वो बिल सबसे पहले यहां आएगा, सुरक्षा परिषद में आएगा।
और इस सुरक्षा परिषद में ये जो टोटल 15 लोग हैं ये इसको पास करेंगे ना, तब जाकर के वो कार्रवाई होगी। 15 लोग हैं, उसमें बहुमत से पास होगा तब जाके कार्रवाई होगी। जैसे बहुमत होता है वैसे उसके अनुसार होगी। लेकिन वीटो पावर इन देशों के पास क्या है वो सुनना। जैसे मान लो ये बिल आया ऐसा कि भाई कार्रवाई की जाए, और वो बिल सबने हाँ बोल दिया, डन बोल दिया, 14 देशों ने यहां पर हाँ बोल दिया कि ठीक है कार्रवाई की जाए, ये काम करते हैं हम, सबका यस था। लेकिन इन 5 में से एक ने भी नो बोल दिया तो वो काम नहीं होगा। 14 हाँ बोल रहे, एक ना बोल रहा है, लेकिन वो एक इन 5 में से होना चाहिए, तो वो नहीं रहेगा भाई साहब। इसे हम राष्ट्रपति का वीटो पावर, ये अपने ये यूएनओ का वीटो पावर बोलते हैं, जो इन 5 के पास में है। और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है कि इन 5 के पास है। भारत वर्तमान में इसके लिए बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहा है कि कैसे जैसे करके हम भी यहां तक पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए। बोलो तगड़ी पावर है कि नहीं है? लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये वाला वीटो पावर, ये भी उसी से संबंधित है, ना कह देना, निषेधाधिकार से। हमारे राष्ट्रपति के पास में भी है। अब वो पावर क्या है? जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो करके और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है? सुनो, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि भाई इसके अंदर ये चेंज करो। अब यदि पुनर्विचार के लिए लौटाया, संसद में उस पर विचार किया और पास कर दिया, या फिर बिना विचार करे उसके पास दोबारा दे दिया, तो दोबारा जब भेजता है तो उसको पास करना ही होता है, बाध्यकारी है वो पास करने के लिए। मतलब मैंने बताया था कि एक बार मना कर सकता है वो, है ना, दोबारा उसको पास करना ही पड़ता है। लेकिन वो एक और काम है कि उसके ऊपर संपूर्ण तरीके से वो निलंबन कर सकता है उसका, मतलब उसके ऊपर कोई विचार ही ना करे, अपने पास रख ले, अपने जेब में रख ले। इसलिए इसको कई बार जेबी वीटो इसीलिए बोलते हैं अपन, वीटो पावर। जेब में रख ले, ना तो पास करे और ना फेल करे और ना पीछे भेजे उसको। और कोई किसी की औकात नहीं कि इतने बड़े आदमी को आकर के बोलेगा ओए कानून निकाल, बाहर निकाल, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसे वीटो पावर के लिए हमें बहुत तरीके से ध्यान रखना है। अब ये 4 तरह के वीटो पावर होते हैं, जिनमें हमारे राष्ट्रपति के पास 3 तरह का होता है। कभी भी विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कि 3 तरह का कौन कौन सा होता है, और इसको लेकर के मैं आपको तरीके से बताऊंगा थोड़ा सा क्या है। फिलहाल आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि वीटो पावर मतलब राष्ट्रपति किसी कानून पर ना कह दे, ना तो पास करे ना फेल करे, अपने पास रख ले, जेब में रख ले, ये याद रखना। अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है कि जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है। वास्तव में जेबी वीटो का प्रयोग, इस पावर का प्रयोग केवल एक बार ही हुआ है। हमारे पास ये 3 तरह की है, उस 3 तरह में से जो जेबी वीटो वाली मैं बता रहा हूं वो केवल एक बार हुआ है। एक बार ऐसा हुआ 1986 की बात है। इस समय हमारे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह आ गया। नाम देखो कितना तगड़ा है, याद रखना छोड़ो, बहुत तगड़ा नाम है ज्ञानी जेल सिंह। तो सिंह इज किंग, ये पंजाबी था, पंजाबी सिख राष्ट्रपति, एकमात्र सिख राष्ट्रपति। एकमात्र बोल रहा हूं तो पहला अपने आप हो जाएगा। और एकमात्र यदि सिख राष्ट्रपति है, तेरे से आगे बढ़ करके बोल रहा हूं, ध्यान रखना ना, मतलब उससे अच्छी बात बोल रहा हूं। और 82 में बना था, 87 तक रहा था। नाम में ज्ञान है, ज्ञानी जेल सिंह है, लेकिन वास्तव में ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, अंगूठा टेक आदमी था, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति यही थे। और इनके पास एक बिल गया था, और वो बिल था डाक विधेयक। ऐसा कहते हैं कि इस डाक विधेयक को लेकर के इन्होंने जेब में रख लिया उसको। लोगों ने कहा, कई लोगों ने बताया, लोगों को याद, तुम्हें याद करवाने के लिए बता दिया करते हैं कई बार ऐसी बातें, कि अनपढ़ था, गंवार था, पता ही नहीं था, जेब में रख लिया। वो सोचा पता नहीं कोई चिट्ठी पत्री आई होगी मेरे लिए, पढ़ लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। जबकि वो तो कानून था, डाक विधेयक, है ना। और इसको पास ही नहीं किया इन्होंने, और पास नहीं किया, अपने पास रख लिया, इसलिए फेल हो गया, और मतलब पास नहीं हो पाया। तो एक बार ही केवल ऐसा हुआ है कि इस जेबी वीटो का प्रयोग किया गया, इस समय में इनके द्वारा इस बिल पर किया गया। याद हो जाएगा, इस ज्ञानी से याद रख लेना, है ना, कि भाई साहब पढ़ाई नहीं होगा, जेब में रख लिया होगा, ऐसे याद रख लेना। बाकी वास्तविकता तो ये थी कि ये बिल ऐसा था जो प्रेस के ऊपर थोड़ी सी, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा था, और उसकी वजह से इसका बहुत भारी विरोध हुआ था। और भारी विरोध होने की वजह से लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद जब भारी विरोध हुआ, तब इसको बोला गया कि ठीक है पास मत करो, आपके पास रख लो इसको। इस समय में राजीव गांधी की सरकार थी, तब जाकर के इसका प्रयोग हुआ। वास्तविकता ये है, बाकी तो याद करने के लिए आप ऐसे कर लेना, क्लियर एकदम। और सुनो फिर, और सुनो, हम लोग 111 तक बात कर चुके हैं, उसके बाद आता है 112, जो हम कभी
फिर कभी बात करेंगे। और एक 117 नंबर का आर्टिकल आता है जो बीच में थोड़ा सा आएगा नहीं किसी भी माध्यम से, आप इसको वैसे लिख लेना 117 को, क्योंकि राष्ट्रपति की पावर में नहीं आता ये और कहीं ना कहीं छूट जाता है ये। मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात थी हमारे वित्त विधेयक के बारे में। तो ये वित्त विधेयक का जो वर्णन है, इसका वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? 117 आर्टिकल में किया गया वित्त विधेयक का वर्णन। और वित्त विधेयक क्या होता है पता ही है? ये वित्त विधेयक संविधान संशोधन भी हो सकता है, और ये वित्त विधेयक कौन सा हो सकता है? धन विधेयक भी हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? यदि हम कोई वित्त विधेयक लेके आ रहे हैं और वहां पर संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर साधारण विधेयक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? समझ में नहीं आई तुम्हारे को? ऊपर से गई मेरे को लगता है, तुम्हारे लेवल से पार बता दी मैंने बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि समझ में आए ये, क्योंकि तुम इस लेवल के आदमी हो। सुनो, मैं आपको 4 तरह के बिल बताया था कि नहीं? एक धन था, एक संविधान संशोधन था, और एक जो है वो कौन सा था? साधारण। और एक जो विधेयक था वो कौन सा था? इस वित्त विधेयक का वर्णन यहां पर है। साधारण कौन सा था पता ही है? संयुक्त बैठक कौन से बिल के लिए बुलाई जा सकती है? इनके लिए बुलाई जा सकती है क्या? नहीं, इस धन विधेयक के मामले में तो बुला ही नहीं सकते, है ना। और वो जेबी वीटो का प्रयोग, और वो एक बार ना कह देना और एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना, वो धन विधेयक के मामले में नहीं है ये, क्योंकि धन विधेयक तो सबसे पहले ही किससे अनुमति लेता है? अब सबसे पहले यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है और उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, और फिर राष्ट्रपति उसको दबा के बैठ जाएगा, बोलेगा कि इसमें ये विचार करो, इसमें चेंज करो, तो लोकसभा राज्यसभा बोलेगी महाराज बनाए तुमने है और आप हमें बोल रहे हो कि इसमें विचार करो, आप खुद ही विचार करो। तो कभी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, और उस पर जेबी वीटो और निषेधाधिकार उस पर रोक नहीं लगा सकता। वो समझ रहे हो इस चीज को? हाँ, उसको खत्म कर सकता है वो संपूर्ण तरीके से, नहीं ये नहीं होगा, बोले मैंने बोला था लेकिन अब आगे इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे कर सकता है वो। अब सुनो, इन चारों विधेयक में संयुक्त बैठक की बात हमने ये की थी। ये क्या होता है ये भी जानते थे, ये क्या होता है ये भी जानते थे। मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मामला इसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल की बात जो शायद तुम्हें किताबों में समझ में नहीं आती है। पॉलिटिकल के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हम किताबों के अंदर देख लेते हैं फिर भी समझ में नहीं आती, पढ़ लेते हैं, सामने लिखा होता है तो लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है। तो आप इस मसले को थोड़ा सा तरीके से देखना, देखो, क्योंकि कई बार बच्चे और मास्टर लोग भी इसके अंदर अचंभित रहते हैं कि क्या था क्या नहीं था। यदि वित्त विधेयक आया और उस वित्त विधेयक के अंदर जैसे जीएसटी टाइप का था, तो पैसे की बात हो रही थी, वो वित्त था, लेकिन वो संविधान में संशोधन था कि नहीं था? तो ये पैसे से संबंधित बिल जो है वो संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? और जब वित्त विधेयक है, पैसे की बात हो रही, तो जहां पैसे की बात हो गई तो वो धन विधेयक में भी हुई कि नहीं पैसे की बात? तो ये धन विधेयक में वित्त विधेयक होता है कि नहीं होता? लेकिन मान लो, चलो धन विधेयक तो सारे होते ही है, लेकिन संविधान संशोधन जो है वो संविधान संशोधन यदि ये नहीं है, मान लो कोई वित्त विधेयक हम लेके आ रहे हैं, ना तो वो धन विधेयक है और ना संविधान संशोधन विधेयक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला विधेयक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साधारण हो गया कि नहीं हो गया? और यदि ये विधेयक साधारण हो गया तो अब बताओ इसके बारे में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कि नहीं बुलाई जा सकती? अब यदि तुमसे ये पूछ लेना, कई बार के रह जाके पूछ लेता है वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या, तो ध्यान से रखना बुलाई जाती है, लेकिन वो तब जब ये ना हो, तो संविधान संशोधन ये नहीं हो तो। बोलो अच्छी लेवल की बात है कि नहीं? बढ़िया लेवल की बात है। अरे ज्यादा देर नहीं हुई अभी तक, 15 पे तो आया था मैं, अभी तो 5 मिनट और बाकी है, 40 मिनट हुई है बैठे हुए। ऊर्जावान रहो, समझ रहे हो? एकदम बढ़िया वाले। तो इस तरह से यहां पर 117 की बात हुई। अब एक और अनुच्छेद जिसके बारे में तुम्हें बहुत तरीके से याद रखना है वो है 1, 2, 3 वाला। ये तगड़ा अनुच्छेद है भाई, इसको तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि मैं इस अकेले अनुच्छेद से 48 अनुच्छेद कम से कम बता दूंगा तुम्हें। 48 अनुच्छेदों का एक सरसरी नजर से तुम्हें पता चल जाएगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। अब तो कम से कम याद कर ही लोगे इसको, बोले रट लेंगे गुरुजी, नो टेंशन इसका तो है। अब आप ऐसा कह रहे हो तो इसको रट लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, रटना नहीं है, मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें बता रहा हूं, बहुत सारी बातें बता रहा हूं, तब तुम याद रख लेना। इस अनुच्छेद में लिखा गया है अध्यादेश। अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। नाम सुना है क्या तुमने अध्यादेश का? क्या होता है जानते हो? नहीं जानते तो सुनो फिर,
यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में और भी कई बातें बताऊंगा मैं आपको, और नहीं जानते हो तो बहुत ही बेकार बात है। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ये चीज परमानेंट होनी चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि भाई साहब ये समाज में शब्द का प्रयोग होता ही रहता है। आज के दैनिक भास्कर में आया है कि राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, और वो यदि अध्यादेश नहीं फाड़ता तो आज जेल जाने से बच जाता। जेल जाने की पूरी गुंजाइश हो रही है, पक्का चला ही जाएगा, ऐसा पूरा का पूरा है। वो अध्यादेश यदि नहीं फाड़ता तो नहीं जाता, पक्का है। अब यदि चला जाता है तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। और 10 साल पहले उसने अध्यादेश फाड़ा था। बोलो यदि मैं उस दिन ये अध्यादेश नहीं फाड़ता तो बोला आज जेल नहीं जाता। अब जब अखबार में बात हो रही है, दुनिया बात कर रही है, तो शायद ये बात तो पढ़े लिखों की समाज वालों की है, और तुम भी तो समाज में ही रहते हो और तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तो फिर तुम्हें इसके बारे में पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज दिस, क्या होता है ये अध्यादेश, क्या होता है ऑर्डिनेंस। तो सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात होती है ये, आज के बाद परमानेंट याद रखना इसको। हमारे यहां कानून कौन बनाता है बोलो? संसद। और संसद कानून तब बनाती है जब संसद का क्या चल रहा हो, और क्या सत्र साल भर ही चलता रहता है? क्या सत्र चलता है जब कानून बनता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए अर्जेंटली, तो भाई साहब कानून कहां से लाएंगे? लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? संसद की मीटिंग बुलाएंगे, पहले नोटिस देना पड़ता है ना एमपीओ को। ये पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं विदेश में, से अपनी वालों के साथ मजे लेते रहते हैं, पता नहीं किधर किधर, है ना। बोलो चलो इधर ये वो मजे लेते रहते, सही बात है, मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे का यूज भी तो करते हैं वो। तो उनको पहले बोलना पड़ता है भाई रो आ जाओ, मीटिंग है और कानून उन्होंने बनाएंगे। लेकिन कानून तो आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब संसद की मीटिंग नहीं चल रही और अर्जेंट किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो भारत के राष्ट्रपति को कहा गया कि महाराज आप भी संसद के अंग हो, आप अकेले हो। वो लोकसभा राज्यसभा वाले तो इतने सारे हैं, बखिरे हुए हैं, उनको बिखेर समेट करके ऐसे एक जगह बिठाए, आप तो अकेले हो, बैठे ही रहते हो, आप बना देना उस समय कानून। और जब मीटिंग ना चल रही हो उस समय राष्ट्रपति कानून बना सकता है, और राष्ट्रपति कानून बनाएगा तो एक आदेश जारी करेगा बस उसके लिए, केवल कि ले साइन करके ये लो कानून पकड़ो, लगाओ इसको। और जिस समय में ये कानून लागू करता है वो तो आदेश जारी करके, उसी कानून को हम क्या बोलते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि अध्यादेश एक कानून है जो किसके द्वारा बनाया जाता है और कब बनाया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। समझ में आ गया? लेकिन समझने वाली बात एक और है, इतना ही थोड़ी है, इतना ही थोड़ी। क्या यह कानून परमानेंट रहता है? क्या परमानेंट रहता तो सारा कानून इससे बनवाते फिर, तो ये परमानेंट नहीं रहता है। अब कब तक होता है? सुनो, जब तक हमारे संसद का अगला सत्र नहीं चल जाता, अगला सत्र नहीं चल जाता तब तक होता है। और पक्का है कि अगला सत्र 6 महीने के अंदर अंदर बुलाएंगे। इसका मतलब ये जो अध्यादेश है वो अधिकतम जो है वो कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने से ज्यादा तक कोई अध्यादेश कानून के रूप में रह ही नहीं सकता। और मिनिमम कितना? तो मिनिमम सुनो, मान लो अध्यादेश जारी किया, आज ये अध्यादेश जारी किया था, कल से ही मीटिंग शुरू हो गई, तो जब संसद की सत्र शुरू होता है तो उस समय में यह देखा जाता है कि भाई जब हम मीटिंग में नहीं थे तो उस समय कोई अध्यादेश आए थे क्या? यदि आए थे तो उनको संसद में रखा जाता है कि कानून बनाओ इनको। अब यदि संसद ने उसको बहुमत से पास कर दिया तो परमानेंट हो जाते हैं, और फेल कर दिया तो वो उसी समय फेल हो जाते हैं। लेकिन यदि मान लो संसद विचार ही नहीं करती है, संसद की मीटिंग चल रही है और मीटिंग चलते हुए 40 दिन हो गए, पहले दिन से मीटिंग शुरू हुई, 40 दिन हो गए, ना तो उस अध्यादेश को फेल करे ना पास करे, विचार ही नहीं हुआ, तो संसद के सत्र के शुरू होने से 40 दिन तक ही फिर वो अध्यादेश चलेगा। फिर आगे वो अपने आप ही क्या समझ लिया जाएगा? निरस्त समझ लिया जाएगा। इसका मतलब ये अधिकतम तो 6 महीने तक रहता है, लेकिन मिनिमम जो है वो संसद के अगले सत्र के शुरू होने से 40 दिन तक रहता है, या 6 सप्ताह तक मान लो हम, ठीक है। इतने दिन तक ही अध्यादेश कानून के रूप में रहता है। यदि संसद ने उसको फेल कर दिया, फेल करने के बाद जैसे ही संसद की मीटिंग खत्म हुई तो राष्ट्रपति दोबारा अध्यादेश जारी कर सकता है उसका। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देके बताता हूं, 3 तलाक का नाम सुना है तुमने? मोदी ने 3 तलाक कानून बनवाया सबसे पहले अध्यादेश के माध्यम से। अब मोदी ने क्यों बनवाया समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है?
और वास्तव में यदि अर्जेंट कानून की आवश्यकता पड़ती है तो किसको पड़ती है? पीएम को पड़ती है। वो जाके राष्ट्रपति को बोलता है कि महाराज कानून की आवश्यकता पड़ गई, फटाफट बना के दो। अब राष्ट्रपति को बोल रहा है, राष्ट्रपति मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। राष्ट्रपति बोलेगा बोल, 3 बोल, प्रधानमंत्री बोलेगा 1 2 3, 1 2 3, राष्ट्रपति बोलेगा ले पकड़ कानून। दे देगा कि नहीं दे देगा? बस उसी से याद रखना 1 2 3, और क्या है? 1 2 3 में लिखा हुआ है अध्यादेश। अनुच्छेद याद करने का सिंपल तरीका याद रख लेना, 1 2 3 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर रिलीज कर देता है और वो कानून बन जाता है, तो याद हो जाएगा आराम से। अब यदि तुम्हें याद हो गया तो एक और बात याद रखना कि हमारे यहाँ पर अध्यादेश को लेकर के एक और जो प्रावधान है वो ये किया गया है कि हमारे जब कभी भी अध्यादेश आएगा, मैं वो 3 तलाक वाले बताया था तुम्हें कि भाई एक बार यदि संसद ने फेल कर दिया तो दोबारा पास कर सकता है, दोबारा पास कर सकता है। ऐसे अध्यादेश को जारी कर करके कितने भी दिन तक कानून रखा जा सकता है। 3 तलाक वाला मोदी लेकर के आया था लोकसभा के अंदर, तो पहले लोकसभा में नहीं लाया था, पहले अध्यादेश जारी करवाया राष्ट्रपति से, कानून रहा अध्यादेश के माध्यम से। संसद की मीटिंग हुई, संसद में रखा गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया। राज्यसभा में फेल होते फेल, संसद की मीटिंग खत्म हुई, प्रधानमंत्री ने दोबारा अध्यादेश जारी करवा दिया, कर दे बोला अध्यादेश जारी, अध्यादेश दोबारा जारी होकर चल गया। संसद की अगली मीटिंग आई और अगली मीटिंग जो आई उसमें फिर से रखा गया अध्यादेश, उस अध्यादेश को फिर से राज्यसभा ने फेल कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार के पास पहले राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो दूसरी बार भी राज्यसभा ने फेल कर दिया। तुरंत प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आ गया, अच्छा बेटा लोकसभा पास कर रही है लेकिन राज्यसभा फेल कर रही है, एक बार नहीं 2 बार फेल कर दी, मतलब दोनों के बीच विवाद हो गया कि नहीं हो गया? दोनों के बीच विवाद हो गया, और वो तो 6 महीने तो हो ही गए होंगे विवाद को, क्योंकि 2 बार फेल कर चुकी है। और वो विधेयक कौन सा था? अब यदि मोदी चाहे तो तीसरी बार उसको रखे चाहे ना रखे, या फिर एक रास्ता था कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती थी कि नहीं? पूरी बात ही पढ़े लिखे लोग बात करने लगे थे, हो सकता है मोदी संयुक्त बैठक बुला ले और वो अपनी 4थी बार संयुक्त बैठक होती, लेकिन मोदी ने सोचा चलो एक बार वो ट्राई करते हैं, तो मोदी ने तीसरी बार ट्राई किया, और जब तीसरी बार ट्राई किया तो तब तक उसको राज्यसभा में बहुमत आ चुका था और वो अध्यादेश पास हो चुका था। विपक्ष वाले समझ गए कोई बात नहीं, अब यदि नहीं करेंगे तो वो करवाए कैसे भी जैसे करके, और अध्यादेशों से तो वैसे भी चला ही रखा था, उसने 3 बार अध्यादेश जारी करवा दिए थे, तो फिर वो पास हो गया, नहीं तो ये चीजें देखने को मिलती। तो यदि तुम लोग ये सारी चीजें जानते थे और उस समय ये सारी चीज तुम्हारे सामने होती तो सबको तुम जानते कि नहीं जानते, लेकिन उस समय तुम इनको नहीं जानते थे इसलिए ये भी नहीं जान पाए, लेकिन अब जान गए। ऐसा कोई प्रावधान आगे होगा तो उसको अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इसका मतलब अब अखबार पढ़ना रही है, सारी चीजें तुम्हारे लिए आवश्यक होगी कि नहीं होगी? अब मैं मेरी बात दोबारा दोहराता हूं, वही कि राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ दिया था जिसकी वजह से वो समझ रहे, वो मानहानि को लेकर के ऐसा वो एक अध्यादेश लेके आया था, राष्ट्रपति से जारी करवाया था। तो राहुल गांधी की सरकार थी उस समय में, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह था, तो उसके सामने ऐसे सेकी मार करके फाड़ दिया उसने, नहीं ऐसा कानून हम लाएंगे ही नहीं। अब फाड़ दे तो फाड़ दे भाई साहब, इसका मतलब वो कानून नहीं आएगा कि संसद में नहीं रखा जाएगा, सरकार चाहेगी तो रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी, और वो कानून नहीं बना तो ले भाई साहब उसके लपेटे में आ गया, अब आएगा लपेटे में। तो आज देखना तुम दैनिक भास्कर पढ़ना मैं चाहता हूँ और उस पर विचार करो, कोई नई चीज मिले तो तुम मेरे से पूछो, ठीक है भाई ये सब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ऑनलाइन वाले जो देखें वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई सर ये क्या चीज़ है, मैं उसका भी जवाब दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो सुनो, और यदि ऐसा होता है तो अध्यादेश 1 2 3 तक बात हो गई। अब 1 2 3 पर हमारी संसद खत्म हुई कि नहीं हुई? और संसद यहां तक ही तो थी, संसदीय शक्तियां यहां तक ही थी। अब संसदीय शक्तियां यहां तक खत्म हुई है तो याद रखना, मैंने बताया था तुम्हें कि 1 2 3 से मैं बहुत सारे अनुच्छेद तुम्हें याद कराऊंगा। अब एक अनुच्छेद याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, देखो 1 2 3 में लिखा हुआ है हमारे राष्ट्रपति का अध्यादेश, कि इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, जो एक अस्थायी कानून होता है। अब याद रखना आप लोग, इस अध्यादेश से अगला अनुच्छेद आता है कौन सा? 124 अनुच्छेद। और इस 124 के अंदर यदि आप 23 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 147 आता है कि नहीं आता? बोलो, 23 जोड़ते हैं तो अध्यादेश से अगले अनुच्छेद में यदि आप 23 जोड़ोगे 147 आएगा। तो 124 से लेकर के 147 तक जो है ना वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद है। मैंने तुम्हें लिखवा रखे थे, नहीं विश्वास हो तो देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल यहां से यहां तक है। याद रखना, राष्ट्रपति के अध्यादेश से अगले जो 24 अनुच्छेद हैं, मतलब 124 में जब 23 जोड़ते हैं तो 124 से 47 तक सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद हैं। और इसी से एक और याद रखना,
इस 1 2 3 से ही एक अनुच्छेद बनेगा। ये एक आदमी जो था इसको डर लग रहा था, इसलिए क्या करता है, ये दोनों के बीच में चला जाता है, 2 और 3 के बीच में। अकेला था बेचारा इसलिए डर लग रहा था, 2 और 3 के बीच में चला गया, तो 2 और 3 से क्या बन गया, 213 बन गया। और जब 213 बना तो पता है 213 में क्या लिखा हुआ है, इस 213 में लिखा हुआ है राज्यपाल का अध्यादेश लिखा हुआ है, राज्यपाल का अध्यादेश। अब राज्यपाल कहां होता है भाई, राज्यों में होता है। तो जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करेगा वो राज्य में कौन करेगा, सारी की सारी वो वहां वाली चीज इधर अप्लाई कर दोगे एक नहीं, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी ना राज्य सरकार के अंदर, तुम्हें बस अपने आप इधर ही छापते रहना। अब देखो एक और बड़ी बात, इस राज्यपाल के अध्यादेश से अगला अनुच्छेद कौन सा आता है, 214 आता है कि नहीं आता, और आता है कि नहीं, राज्यपाल के अध्यादेश से अगला अनुच्छेद 214, इसमें यदि आप 23 जोड़ोगे तो कितना आता है, 237 आता है। इस 214 से लेकर के 237 तक जो है वो हाई कोर्ट के अनुच्छेद है, हाई कोर्ट यहां पर दी हुई है। सोचो कितना सिंपल है, फिक्स अनुच्छेद 24 हाई कोर्ट के, फिक्स अनुच्छेद किसके, सुप्रीम कोर्ट के, राष्ट्रपति के अध्यादेश से अगले ही किसके, सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र में, राष्ट्रपति भी केंद्र में, और हाई कोर्ट जो है वो कहां है, राज्यों में, तो राज्यपाल भी कहां है, राज्यों में, और हाई कोर्ट से अगले जो अनुच्छेद है वो किसके आगे, हाई कोर्ट के आगे। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, 24 और 24 48, एक अध्यादेश वाला खुद और एक वो अध्यादेश वाला, 50 अनुच्छेदों का तुम्हें पता चल गया सरसरी नजर से। अब तुम्हें जब भी कोई पूछे ना हाई कोर्ट के बारे में, चलो अनुच्छेद नहीं याद तुम्हें, कोई भी हाई कोर्ट का कोई भी प्रावधान पूछ रहे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं, तो तुम्हें एक तो याद हो जाएगा, अच्छा यार वो हाई कोर्ट जो है ना वो 214 से 237 तक है, क्योंकि 213 में तो सर ने बताया था राज्यपाल का अध्यादेश है, उससे आगे तो हाई कोर्ट थी, इसका मतलब वो अनुच्छेद उनके बीच में ही होगा। और क्या पता किस्मत अच्छी हो और एक अनुच्छेद ही उनके बीच का हो, तो सही कर जाएंगे, एक नहीं कर जाएंगे। और दशा खराब हो तो फिर मैंने बताया था तुम्हें कि भाई साहब ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी गंडगड़ा काट लेता है, ये दशा खराब होने का झंझट है, तो ऐसा हो जाता है। क्लियर एकदम हो जाएगा। हमने कौन सी शक्तियां लिखना शुरू की थी, पढ़ना शुरू की, संसद की, ये राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां कि हमारी संसद को लेकर के राष्ट्रपति क्या क्या करता है। 79 में था कि लोकसभा राज्यसभा के साथ किसका अंग होता है, ये संसद का अंग होता है। और 80 में क्या लिखा हुआ था, राज्यसभा में कितने आदमी बनाता है, कहां कहां होने चाहिए वो 12 आदमी, क्या इन 12 आदमियों का चुनाव होता है, क्या होता है, मनोनीति कौन करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, फिर आता है 81 में किसका अनुच्छेद है, ये लोकसभा। लेकिन राष्ट्रपति की इसमें कोई शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति जो कौन से में थी, और इसके अनुसार कितने आदमी बनाता था, क्योंकि इसको कब हटा दिया गया, 104वें संविधान संशोधन, और जो बनाता था वो दो क्या थे, आंग्ल भारत। क्लियर एकदम। और वो 231 में थे, मतलब बाद में याद है, संविधान वालों को ऐसे याद रखना कि एंग्लो इंडियन भी है, 395 अनुच्छेद है, पूरे होने वाले थे तब जाकर के 331 में लिखे, ये भी लिख दो। मतलब आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन को कौन से अनुच्छेद से हटाया गया, तो क्या बताएंगे। फिर अगला अनुच्छेद आता है अपना, अगला बात चलते हैं हम लोग, आर्टिकल कौन सा, 70 का मतलब क्या होता है, मीटिंग बुलाना। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, मीटिंग को खत्म करना, मीटिंग को खत्म करना, मतलब कि एक सत्र खत्म कर देना, पूरा का पूरा सत्र खत्म करना, ठीक है। और विघटन का मतलब डिसमिस कर देना, डिसमिस कर देना, डिसोल्यूशन कर देना, और ये काम कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और गठन का मतलब भी बनाना, और ये काम भी कौन करता है, ये स्थगन का काम कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। स्थगन का मतलब है वो मीटिंग पोस्टपोन करना कुछ समय के लिए, कल तक, परसों तक, 2 3 5 दिन के लिए, है ना। क्या इससे, इस स्थगन से सत्र खत्म होता है क्या, क्या सत्र की समाप्ति पीठासीन अधिकारी कर सकता है, तो ये कौन करेगा ये काम, राष्ट्रपति करेगा। सत्र की समाप्ति बोल रहा हूं, सत्र की समाप्ति, है ना। क्या राष्ट्रपति संसद की सत्र की समाप्ति कर सकता है, कर सकता है। क्लियर एकदम, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कितनी बैठक बुलाई जाती है, आज कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 3 सत्र बुलाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कौन सा अनुच्छेद अगला, और 87, दोनों में क्या लिखा गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब भाषण देना, और भाषण कहां देगा वो, संसद में। संसद की संयुक्त बैठक होगी, सारे जने बैठ रहेंगे, लेकिन उसको संयुक्त बैठक में शामिल नहीं करेंगे, मतलब सारे लोग एक ही हॉल में आकर के बैठ जाते हैं, सेंट्रल हॉल में, और वहां पर राष्ट्रपति भाषण देता है। 88 के अनुसार हमने एक अलग से बात की थी, ये नोट लगा के लिखना है हमें, जो राष्ट्रपति की शक्तियों में नहीं आता उस चीज को,
कि हमारे यहाँ जो मंत्री, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं? फिर आता है 108 है, 108 इमरजेंसी वाला, क्या बुलाई जा सकती है? कितनी बार बुलाएगी? पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 2002 में, ठीक है। और 109 और 110 में क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले किसकी अनुमति लेगा? राष्ट्रपति की। क्या है धन विधेयक? सरकारी विधेयक होता है या गैर सरकारी? सरकारी विधेयक किसे बोलते हैं? जो मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाए। बोलो याद है कि नहीं है? अब उसके बाद आता है कौन सा? 111 बोले तो जवारी। जवारी बोले तो कोई भी विधेयक मेहमान बन करके कब विदा होता है? जब कौन साइन कर देता है? और ये बात किस पर लिखी हुई है? 111। लेकिन मेहमान राष्ट्रपति को पसंद भी तो आ सकता है, और पसंद आ गया, मान लो लड़ाई हो गई कि मेहमान को बेच चढ़ाई, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर ही बैठ जाएगा, ले बेटा इधर ही पड़ा रहे, जेबी वीटो दबा के बैठ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, बाहर ही नहीं निकलने देगा, इधर रहे। या फिर ज्यादा पसंद आ गया तो घर जमाई बना के रख लेगा, आराम से इधर ही रहे। तो ये जो बात होगी वो जेबी वीटो कहलाएगी। इसी अनुच्छेद में लिखी गई है ये बात भी। और ये जो है वो एक बार किया गया, ऐसा किसने किया है? बिल कौन सा था? डाक विधेयक था। क्लियर एकदम। फिर उसके बाद हमने देखा कि अनुच्छेद कौन सा? 117 वित्त विधेयक का वर्णन है, राष्ट्रपति का कोई इसमें रोल नहीं है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। ऐसा बोला, अस्थायी कानून, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? जब संसद नहीं चल रही हो। क्लियर एकदम। कितने दिन तक रहेगा अध्यादेश? 6 महीने मिनिमम। अगले बैठक शुरू होने के 40 दिन, अकेले 40 दिन नहीं बोलना है, अगली बैठक शुरू होने के 40 दिन तक। अब अगली बैठक आज नहीं होगी, कल हो जाए, बैठक चल रही है उस दौरान तो अध्यादेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय तो खुद ही है वो, है ना। तो फिर 40 दिन नहीं बोलेंगे, बैठक शुरू होने के 40 दिन तक। क्लियर। और फिर अध्यादेश के बाद में हमने बात की कि देखो ये दोनों के अनुच्छेद कर लोगे आराम से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश भी है। ठीक।